डॉक्टर डोमिनिक वालीमान एक अच्छे साइंटिस्ट हैं और साइंस कम्युनिकेटर हैं, जो आपको यूनिवर्स की जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, या पी वी इज गुड एन आर टी, गैस लॉ में आर ये कांस्टेंट है, और ई इज गुड एच न्यू, एच जो स्मॉल एच जो है वो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इस तरह से बहुत सारे फिजिकल कांस्टेंट्स हैं। जब आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं अभी, इसमें वो लिखे हैं। जब भी आप फिजिक्स को सीखने जाते हैं तो बहुत सारे कांस्टेंट्स आपके बताए जाते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट इन वैक्यूम, एलिमेंट्री चार्ज ये जो है वो भी कांस्टेंट्स हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एलिमेंट्री चार्ज वो कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें फाइनली लॉज ऑफ फिजिक्स को एक साथ मिलाती हैं, और हम लोग थोड़ा सा भी उसको इधर उधर कराएं, अगर उस कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा सा भी इधर उधर कराएं, तो हमारी यूनिवर्स दरअसल कागज़ में एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमारे फार्मूलेज में, हमारे इसमें बिखर जाएगी पूरी दुनिया, पूरी कायनात। अगर उन कॉन्स्टेंट्स को हम इधर उधर कर दें, तो पता ये चला कि वो कॉन्स्टेंट्स दरअसल हमने खुद बनाए हैं। इस यूनिवर्स को जान के और नाप के उन कॉन्स्टेंट्स को ऐसे बनाए हैं हमने कि पूरी कायनात अपनी तरह से चल रही है जैसी चलनी चाहिए। इसलिए वो कॉन्स्टेंट्स, उतनी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, वो हमने ही दी है, इंसानों ने दी है, साइंटिस्ट दी है, ताकि हम बाकी सारी चीज़ों को, जब कुदरत की चीज़ें समझ जाएंगे तो उससे फ़ायदा उठा के फिर हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे और अपने काम में लाएंगे उस चीज़ को। इस दुनिया को सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, हमें क्यूरियोसिटी जानना तो है ही, हम उस इंसानों का मिजाज है वो उसको काम में लाना। इसको सुनते हैं। प्रकृति के मूलभूत स्थिरांकों को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा भौतिकी का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रकाश की गति, प्लैंक स्थिरांक, बोल्ट्जमैन स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और ये संख्याएं ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी संख्या कुछ प्रतिशत भी अलग होती तो ब्रह्मांड का अस्तित्व शायद न होता और हम इसका अनुभव न कर पाते। इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा वीडियो बनाना मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं इन सभी भौतिक स्थिरांकों को खोजने की कोशिश करूं और उन्हें एक वीडियो में इकट्ठा करूं ताकि आप देख सकें। और यह मेरी कहानी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अंतिम सूची में वास्तव में वे कोई भी स्थिरांक शामिल नहीं है जिनसे हम परिचित हैं। इसमें प्रकाश की गति, प्लैंक स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इनमें से कोई भी शामिल नहीं है। संख्याओं का एक और समूह है जो अधिक मौलिक और अधिक आकर्षक है। तो ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, देखते रहें। तो सबसे पहले हमें भौतिकी के उन सूत्रों से परिचित जगह से शुरुआत करनी होगी जिनका हम पहले सामना कर चुके हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल A=mc², एक फोटोन की ऊर्जा और दो आवेशों के बीच बल जैसी चीजें। इन सभी समीकरणों में एक भौतिक स्थिरांक होता है, और समीकरणों को हल करने के लिए हमें उन स्थिरांकों का सटीक मान जानना होगा। तो आइए उनमें से एक पर करीब से नजर डालते हैं। तो ये प्रकाश की गति है। ये ठीक 29,97,92,458 मीटर सेकंड है। बिल्कुल। और यह अजीब है कि यह संख्या इतनी सटीक है। आपको लगता होगा कि अगर आप प्रकाश की गति को माप रहे होते तो आपके पास अंतिम संख्या पर एक त्रुटि पट्टी होती, लेकिन यह तब समझ में आता है जब आप महसूस करते हैं कि हम वास्तव में मीटर की लंबाई को परिभाषित करने के लिए प्रकाश की गति के इस मान का उपयोग करते हैं। और ऐसा करना एक समझदारी वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं या हम मानते हैं कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड में हर जगह हर समय एक निश्चित मान है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन मापता है, वे एक ही चीज को मापेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो चीज एक निश्चित संख्या है। और फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, हमारे पास 1 मीटर की लंबाई है, तो 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ठीक इतने मीटर है। हम प्रकाश की गति को मापते हैं और फिर यह मीटर का आकार निर्धारित करता है। और वास्तव में 2019 से ये सटीक सिद्धांत है जिसका उपयोग हम सभी सी इकाइयों को परिभाषित करने के लिए करते हैं। तो समय की इकाई 1 सेकंड एक सीजियम परमाणु के संक्रमण पर आधारित है, जो कि ब्रह्मांड में आप कहीं भी हो समान होना चाहिए। जाहिर है कि मीटर को प्रकाश की गति से परिभाषित किया जाता है। हमारे पास विद्युत प्रवाह भी है, जिसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्वारा परिभाषित किया जाता है, और तापमान की इकाई को बोल्ट्जमैन स्थिरांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान को प्लैंक स्थिरांक द्वारा परिभाषित किया जाता है, और इसी तरह। इसका मतलब है कि हमने इन सभी भौतिक स्थिरांकों को निश्चित मानों के रूप में परिभाषित किया है। जब हम उन्हें मापते हैं तो हम उन मापों में सभी त्रुटियों को अपनी इकाइयों में धकेल देते हैं। तो मीटर की हमारी परिभाषा उतनी ही सटीक है जितनी प्रकाश की गति को मापने की हमारी क्षमता है, जो बहुत से लोग करते हैं, और हमने इसे बहुत सटीकता से मापा है। तो भौतिकी में सभी मौलिक स्थिरांकों को खोजने की मेरी खोज में हम कहाँ हैं? खैर, हमने कुछ परेशान करने वाली बात सीखी है। प्रकाश की गति के लिए इस मान के बारे में वास्तव में कुछ खास नहीं है, क्योंकि यह केवल उन इकाइयों पर निर्भर करता है जिन्हें हम अपने मीटर और सेकंड के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए CGS इकाइयों में प्रकाश की गति 100 गुना अधिक होती है, क्योंकि हम मीटर के बजाय सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक सी इकाइयों का उपयोग एक परंपरा के रूप में करना पसंद करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गणना करते समय और अंतरिक्ष मिशन पर काम करते समय हम सभी एक ही पृष्ठ पर हो। लेकिन उन विशिष्ट इकाइयों के सेट में कुछ खास नहीं है, ये केवल मानवीय परंपरा है। इसलिए अगर हम उनका उपयोग नहीं करते तो हम वास्तव में लंबाई की अपनी इकाई और समय की अपनी इकाई को ऐसे आकार चुन सकते थे जहां प्रकाश की गति वास्तव में 1 के बराबर हो, या बोल्ट्जमैन स्थिरांक, प्लैंक स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, वे सभी 1 के बराबर हो। इन्हें सी इकाई की जगह प्राकृतिक इकाई कहा जाता है, और भौतिक स्थिरांकों का 1 के बराबर होना प्लैंक इकाई कहलाता है।
इसे प्लैंक स्थिरांक से भ्रमित न करें, यह वही था लेकिन अलग अलग चीजें थी और मैंने तुल्य सी इकाइयां रखी है। तो मीटर की जगह अब हमारे पास प्लैंक लंबाई है और यह बहुत छोटा मान है। प्लैंक द्रव्यमान और प्लैंक समय बहुत बहुत छोटा है और प्लैंक तापमान बहुत बड़ा है। भौतिक विज्ञानी इन इकाइयों का उपयोग परमाणु भौतिकी, कण भौतिकी और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण में समीकरणों को थोड़ा सरल बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए इन इकाइयों के साथ, क्योंकि प्रकाश की गति 1 के बराबर है, A=mc वर्ग बस A=m हो जाता है और एक फोटोन की ऊर्जा A=h बार ओमेगा होने के बजाय बस A=ओमेगा हो जाती है। लेकिन यह अजीब है ना? अपनी इकाइयों के चयन को बदलकर हमने वास्तव में भौतिकी के समीकरणों को बदल दिया है। हम प्रकाश की गति को 1 के बराबर रखते हैं और यह गायब हो जाती है। खैर, बिल्कुल नहीं। प्रकाश की गति का ध्यान रखने के लिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। यह अभी भी है, ये केवल 1 के बराबर है और इससे भौतिकी के समीकरणों में इन भौतिक स्थिरांकों की भूमिका के बारे में कुछ गहरा पता चलता है। और यह जानने के लिए हमें आयामों को देखना होगा। आइए अपने पुराने समीकरण A=mc वर्ग पर वापस चलते हैं और मैं इस समीकरण में आयामों को देखना चाहता हूँ। और आयामों से मेरा मतलब अंतरिक्ष के 3 आयामों से नहीं है। मेरा मतलब है कि भौतिकी में हम जिन आयामों का उपयोग करते हैं, भौतिकी में इस शब्द का उपयोग उन भौतिक राशियों के लिए किया जाता है जिन्हें हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, वे चीजें जिनके लिए हमें इकाइयों की आवश्यकता होती है। तो इस समीकरण में m का आयाम द्रव्यमान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किलोग्राम या पाउंड का उपयोग करते हैं, इसे केवल द्रव्यमान होना चाहिए। प्रकाश की गति में स्पष्ट रूप से समय के साथ लंबाई के आयाम है और ऊर्जा की इकाइयां द्रव्यमान गुणा लंबाई वर्ग समय वर्ग है। और भौतिकी में किसी समीकरण को समझने के लिए समीकरण के दोनों ओर की इकाइयों को बराबर होना चाहिए। यही कारण है कि हमारी प्राकृतिक इकाइयों में ये समीकरण इतने गलत दिखते हैं, क्योंकि E=m मूल रूप से कह रहा है कि ऊर्जा द्रव्यमान के बराबर है, जिसे हम जानते हैं कि आयामों को देखने पर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और इसलिए जब प्रकाश की गति 1 के बराबर होती है, तब भी इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे उन आयामों का ध्यान रखना होता है। और यह हमें भौतिकी के हमारे समीकरणों में इन भौतिक स्थिरांकों की भूमिका के बारे में कुछ गहरी जानकारी देता है। वे रूपांतरण कारक हैं जो हमें दिखाते हैं कि कुछ भौतिक मात्राएं दूसरों से कैसे संबंधित हैं। तो प्रकाश की गति हमें बताती है कि द्रव्यमान ऊर्जा से कैसे संबंधित है। प्लैंक स्थिरांक हमें बताता है कि आवृत्ति ऊर्जा से कैसे संबंधित है। बोल्ट्जमैन स्थिरांक हमें बताता है कि तापमान ऊर्जा से कैसे संबंधित है और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हमें बताता है कि द्रव्यमान लंबाई से कैसे संबंधित है। तो यहाँ बड़ी तस्वीर है। प्रत्येक भौतिक मात्रा, द्रव्यमान और समय या समय में ऊर्जा या द्रव्यमान और लंबाई के बीच, उन्हें एक साथ बांधने के लिए उनके बीच एक भौतिक स्थिरांक होगा। और उन भौतिक स्थिरांकों का वास्तविक मान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से हमारी इकाइयों के चयन पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उन भौतिक स्थिरांकों के आकार के बीच संबंध, क्योंकि सभी स्थिरांकों के बीच अनुपात ही इस ब्रह्मांड के विशेष ढांचे को निर्धारित करते हैं, वो नुस्खा जो इस ब्रह्मांड को स्थिर बनाता है। तो क्या कोई ऐसा मापदंड है, कोई संख्या है जो इन सभी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंधों को पकड़ती है? कोई ऐसी संख्या जो हमारे ब्रह्मांड की किसी गहरी विशेषता का वर्णन करती है? हाँ, है। इसे सूक्ष्म संरचना स्थिरांक कहा जाता है और यह आयामहीन है। यहाँ सूक्ष्म संरचना स्थिरांक अल्फा है। आप हमारे 4 भौतिक स्थिरांकों के बीच इसके संबंध को देख सकते हैं: विद्युत स्थिरांक, प्रकाश की गति, प्लैंक स्थिरांक और प्राथमिक आवेश। इसका वास्तविक मान लगभग 1/137 के बराबर है, लेकिन वास्तविक मान इससे थोड़ा कम है। और इस संख्या के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि दाहिने हाथ की ओर के सभी आयाम वास्तव में रद्द हो जाते हैं। तो यह एक आयामहीन संख्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस इकाई प्रणाली में मापते हैं, आप बिल्कुल उसी संख्या पर पहुंचेंगे। और हमें नहीं पता कि यह इतनी सटीक संख्या क्यों है। इस स्थिरांक की उत्पत्ति हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम के अध्ययन से हुई है। यह इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स का काम है। लेकिन जैसे ही आप सापेक्षिक प्रभाव जोड़ते हैं, आपको ऊर्जा स्तरों का विभाजन दिखाई देता है, जिसे सूक्ष्म संरचना विभाजन कहते हैं। इसलिए इसका नाम सूक्ष्म संरचना स्थिरांक पड़ा। लेकिन तब से हमने महसूस किया है कि यह स्थिरांक वास्तव में अधिक सामान्य और अधिक मौलिक है। और अब ये क्वांटम इलेक्ट्रोनिक्स के सिद्धांत का एक मुख्य हिस्सा है, जो विद्युत चुंबकत्व, क्वांटम भौतिकी और विशेष सापेक्षता को जोड़ता है। और सूक्ष्म संरचना स्थिरांक इलेक्ट्रॉनों और फोटोनों के बीच परस्पर क्रिया की ताकत निर्धारित करता है। इसलिए ये संख्या विशिष्ट है, जहां ये दुनिया के हमारे पूरे अनुभव को निर्धारित करती है। हम जो कुछ भी छूते हैं और महसूस करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा मध्यस्थ होता है, और हम जो कुछ भी देखते हैं वो प्रकाश से होता है। इसलिए यदि यह संख्या अलग होती तो ब्रह्मांड का हमारा अनुभव पूरी तरह से अलग होता। वास्तव में ब्रह्मांड शायद अस्तित्व में ही न होता। और यह एक ऐसी पहेली है जो बहुत लंबे समय से सैद्धांतिक भौतिकविदों को चुनौती दे रही है। फाइनमैन ने इसे भौतिकी का सबसे बड़ा रहस्य कहा। यह एक जादुई संख्या है, उनके शब्द। और इसकी वजह यह है कि ब्रह्मांड हमें बस यही नंबर देता है और इसके पीछे कोई सैद्धांतिक ढांचा नहीं है जो हमें बता सके कि यह विशिष्ट मान क्यों है। साथ ही यह एलियंस को यह साबित करने के लिए भेजने के लिए एक शानदार नंबर है कि आप बुद्धिमान हैं। आपको बस 1/37 कहना है और एलियंस तुरंत जान जाएंगे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम फिजिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी जानते हैं। हालांकि शायद इसे बेस 10 के बजाय बाइनरी नंबर के रूप में भेजना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास शायद, मुझे नहीं पता, 11 उंगलियां होंगी या कुछ ऐसा। तो अब हमारे पास एक सच्चा सार्वभौमिक मौलिक आयामहीन भौतिक स्थिरांक है, और यही कारण है कि हम प्रकाश की गति, प्लैंक स्थिरांक और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को मौलिक स्थिरांक के रूप में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वे आयामहीन नहीं है।
तो सवाल यह है कि क्या सूक्ष्म संरचना स्थिरांक एकमात्र है या और भी है? खैर, और भी है। वास्तव में कुल 26 हैं जो हमारे ब्रह्मांड की संरचना निर्धारित करते हैं। तो आइए उन पर एक नजर डालते हैं। तो सार्वभौमिक आयामहीन स्थिरांकों का यह अंतिम समूह हमें भौतिकी के हमारे सर्वोत्तम सिद्धांतों द्वारा दिया गया है। कण भौतिकी के मानक मॉडल और सामान्य सापेक्षता का एक संयोजन। अब इनमें से अधिकांश संख्याएं 25 मानक मॉडल से आती है। सामान्य सापेक्षता से केवल एक संख्या आती है और वह है ब्रह्मांडीय स्थिरांक। यह रिक्त स्थान का ऊर्जा घनत्व है जिसे निर्वात ऊर्जा भी कहा जाता है, और यह अंतरिक्ष के विस्तार से निकटता से संबंधित है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। हालांकि हम वास्तव में नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन हमने इसे बहुत सटीक रूप से मापा है। मानक मॉडल पर चलते हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। यह मानक मॉडल में सभी विभिन्न कण है। अब इन आयामहीन भौतिक स्थिरांकों में से 15 केवल उन कणों के द्रव्यमान से आते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, और वे किलोग्राम में द्रव्यमान को प्लैंक द्रव्यमान से विभाजित करके हमें एक आयामहीन स्थिरांक देते हैं। फिर हमारे पास एक चीज है जिसे विद्युत चुंबकीय युग्मन स्थिरांक कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में सूक्ष्म संरचना स्थिरांक का ही एक और नाम है। तो हम इससे पहले ही मिल चुके हैं। एक और युग्मन स्थिरांक है जो नाभिकीय प्रबल बल की शक्ति निर्धारित करता है, तो हम उसे जोड़ते हैं। नाभिकीय दुर्बल बल के लिए भी एक होगा, लेकिन हम वास्तव में उसे दूसरे स्थिरांक से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे अपनी सूची में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे हमें अपने 18 मूलभूत आयामी भौतिक स्थिरांक मिलते हैं, कुल 26। तो हमारे पास 8 शेष है। अंतिम 8 मूलभूत कणों की एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया से आते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो मैं इनके अंतर्निहित भौतिकी को पूरी तरह से नहीं समझता, लेकिन मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना मुझे पता है। इनमें से 4 संख्याएं W बीजोम की क्वार्क के साथ परस्पर क्रिया से आती हैं, जिसे इस मैट्रिक्स कहा जाता है, जिससे आपको 4 पैरामीटर मिलते हैं जो उन परस्पर क्रियाओं को परिभाषित करते हैं। और फिर आपको हिग्स बोसों से इस मैट्रिक्स में न्यूट्रिनो के साथ परस्पर क्रिया से 4 और पैरामीटर मिलते हैं। लेकिन हम भौतिकी के बारे में अपने ज्ञान की सीमा पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिनो के बारे में अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं समझ पाए हैं, जैसे कि उनका द्रव्यमान कैसे प्राप्त होता है और उनके हाथ से जुड़ी अन्य बातें, और क्या वे अपने ही प्रतिकरण हैं। इसलिए भविष्य में नए भौतिक सिद्धांतों या नए प्रमाणों के आधार पर संख्याओं का यह समूह बदल सकता है। वास्तव में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी मूलभूत स्थिरांकों के इस समूह को छोटे समूह में बदलना चाहेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें भौतिकी की नींव में कुछ क्रांति की आवश्यकता होगी। हमें कुछ नए मूलभूत भौतिक सिद्धांतों की आवश्यकता है जो ये समझा सके कि ये संख्याएं इस तरह क्यों हैं। तो हमने आखिरकार यह कर दिखाया। हम भौतिकी के नियमों द्वारा दिए गए सार्वभौमिक आयामहीन स्थिरांकों के अंतिम समूह तक पहुंच गए हैं। वे विशिष्ट संख्याएं क्यों हैं, यह अभी भी एक पूर्ण रहस्य है। यदि आपके पास कोई विचार है तो उन्हें नीचे टिप्पणी में छोड़ें। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, और मेरे साथ इस यात्रा पर आने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह ज्ञानवर्धक रहा होगा।